केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने जी मेन और एनईटी 2020 परीक्षाओं को स्थगित करने की घोषणा की। अब जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी। जेईई एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खिंचाई। राहुल गांधी ने जिन्हें बताया था लद्दाख का नागरिक, संबित पात्रा ने बताया कांग्रेसी। यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल बुलाई कांग्रेस नेताओं की बैठक। कानपुर में पुलिस अपराधियों के बीच मुठभेड़ के दौरान 8 पुलिसकर्मी हुए थे शहीद। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके किए गए महसूस। शाम 7 बजे किए गए महसूस। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.7 मापी गई। भूकंप का केंद्र राजस्थान का अलवर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। उत्तराखंड कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक आगामी 7 और 8 जुलाई को आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और जनहित से जुड़े मुद्दों पर पार्टी के संघर्ष को धार देने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि 7 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह प्रदेश की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें पार्टी के आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा को तय किया जाएगा। राज्य की सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, उसके विरुद्ध जो हमारे आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों को तेज करने के लिए संगठनात्मक बैठकें बुलाई हैं। 7 जुलाई को राज्य के हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सारे उपाध्यक्ष गणों की बैठक है और 8 तारीख को हमारे महामंत्री गणों की बैठक है। क्योंकि इस समय कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, इसलिए हम पूरी प्रदेश कार्यकारिणी को एक साथ नहीं बुला पा रहे हैं। अध्यक्ष जी ने पहले प्रदेश उपाध्यक्ष गणों से वार्ता करेंगे, उसके बाद अगले दिन प्रदेश महामंत्रियों से बातचीत करेंगे, तमाम लोगों की राय लेंगे। राज्य भर में 6 जुलाई से हमारा पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों के ऊपर आंदोलन है। उस आंदोलन को कैसे जन जन तक पहुंचाएं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का जगह जगह धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में देहरादून कांग्रेस मुख्यालय पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार को घेरते हुए कहा कि आज जनता पहले ही इस कोरोना काल से जूझ रही है और अब सरकार लगातार महंगाई बढ़ाकर उन पर दोगुना संकट डाल रही है। तो यहाँ पर पॉलिसी क्राइसिस की स्थिति है। आपने देखा कि कोरोना के दौर में भी कहीं पर भी कोई राहत पहुंचाने की या लोगों की मदद करने का प्रयास नहीं किया गया। और जब विपक्ष के लोग, युवा कांग्रेस के लोग जनता की मांग उठाने का काम करते हैं, जब सरकार से मांग करते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करिए, जब सरकार से मांग करते हैं कि स्कूलों की फीस माफ़ करिए, जब सरकार से मांग करते हैं कि युवाओं को रोजगार दीजिए, तो सरकार क्या करती है? सरकार उनके ऊपर मुकदमे लगा करके उनको दबाने का काम करती है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम सरकार के लोग भले ही कितने ही मुकदमे लाद दें, भले ही सब कांग्रेस के साथियों को जेल में बंद क्यों ना कर दें, लेकिन ये लड़ाई जो शुरू की है युवा कांग्रेस ने, ये नहीं रुकेगी। हमारी सरकार से मांगे है, सबसे पहली मांग है कि जो प्रवासी लौट के अपने प्रदेश में आए हैं, ये समय है वो प्रवासियों का विश्वास जीतने का। हमारी मांग है कि सरकार प्रवासियों के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन करे, वो बोर्ड प्रवासियों की ट्रेनिंग का इंतजाम करे, उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दिया जाए, उस बोर्ड के माध्यम से उन्हें सिंगल विंडो लोन मिले, उन्हें कहीं जाने की जरूरत ना हो, उन्हें राज्य सरकार के द्वारा एक जगह से लोन दिया जाए और उनको यहीं पे स्वरोजगार देने की सरकार व्यवस्था करे। हमारी दूसरी मांग है कि सरकार ने जो शासनादेश जारी किया है कि भैया 1 साल तक कोई भी नौकरी किसी को नहीं देंगे, वो शासनादेश वापस होना चाहिए। राजस्थान के भीलवाड़ा में बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मियों ने भी काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से श्रम कानून में छेड़छाड़, काम के समय में बढ़ोतरी नहीं करने की भी मांग की है। तो वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन करते हुए हड़ताल करेंगे। इसको लेकर आरपीबीईयू के सचिव अशोक कुमार बिरला ने कहा कि केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ हम काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं, जिसमें बैंकों के निजीकरण, विलयकरण के कारण कर्मचारियों को काफी समस्याएं हो रही हैं। सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ आज काली पट्टी धारण करने का निर्णय किया यूनियन ने। विभिन्न श्रमिक संगठनों के आह्वान पर
श्रमिक संगठन अभी वर्तमान में जो केंद्र सरकार की नीतियाँ चल रही है, बैंकों के निजीकरण, विशेष तौर से निजीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है और आपस में विलीनीकरण की नीतियाँ चल रही है, उसके खिलाफ आज केवल काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन तो और भी करना था, लेकिन क्योंकि कोविड-19 के कारण अधिक प्रदर्शन नहीं कर सकते, यदि भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं, बैंक का काम इसी से कोई भी प्रभावित नहीं होगा। आज पूरे दिन भर बैंक कर्मी काली पट्टी बांध करके विभिन्न शाखाओं में अपनी शाखाओं में काली पट्टी बांध करके काम करेंगे। राजस्थान के बारां में करीब 4 महीने पहले हुए नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने अब 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, बाकी आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे, जिन पर पुलिस ने शिकंजा कस लिया। गिरफ्तार 4 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और 4 आरोपियों के कोरोना सैंपल लेकर जांच के लिए भी भेज दिए गए हैं। प्रकरण के संबंध में महिला अत्याचार निवारण प्रकोष्ठ के उपाधीक्षक श्री राकेश शर्मा द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। पूर्व में एक आरोपी संजय नागर को गिरफ्तार किया जा चुका है। 4 आरोपी गुना जेल में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं, जिन्हें जरिए प्रोडक्शन वारंट प्राप्त किया जा चुका है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा उनसे अनुसंधान किया जा चुका है। अनुसंधान के पश्चात उनको जेल दाखिल किया जाएगा आज कोरोना की रिपोर्ट आने के पश्चात। और जो फरार चल रहे हैं आरोपी, उनके लिए कुछ फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। टीम गठित की जा चुकी है, शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। मुख्यमंत्री एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। देश के केंद्रीय श्रम संगठनों ने मोदी सरकार की गलत नीतियों, मजदूर कर्मचारियों के शोषण, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में प्रमुख संगठनों की संयुक्त जिला कमेटी के सदस्यों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में श्रम कानून में किए गए सभी मजदूर विरोधी संशोधन को वापस लेने, जिले के सभी सीमेंट उद्योगों में फरवरी 2019 में मुख्य श्रम आयुक्त भारत सरकार ने दिल्ली के समक्ष हुए सीमेंट वेज बोर्ड समझौता लागू करने, लॉकडाउन के समय में निकाले गए श्रमिकों को वापस लेने और उन्हें कोरोना काल का पूरा भुगतान देने, न्यूनतम वेतन 21,000 करने सहित कई अन्य मांगें शामिल की गई हैं। ज्ञापन दिया जा रहा है जो हमारी संयुक्त ट्रेड यूनियन सेंट्रल की गवर्नमेंट की बनाई हुई हैं, उनमें केवल भारतीय मजदूर संघ को छोड़ करके एटक और HMS, एक्टू, इंटक ये सारी यूनियनें सम्मिलित हैं। तो श्रम कानूनों में जो मोदी सरकार के द्वारा आए दिन बदलाव किए जा रहे हैं, इसके विरोध में हम निरंतर इनको ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके कान पे किसी तरह की जून नहीं रही है। अभी भी प्राइवेटाइजेशन दिन पे दिन ये करते जा रहे हैं, जिससे श्रमिकों का एक तरह से हनन हो रहा है और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार की ओर से रात 8 बजे बाद शराब की दुकानें बंद करने और शराब का विक्रय नहीं करने का नियम बनाया गया है, लेकिन पोखरण में इस नियम का पालन होता नजर नहीं आ रहा। यहां 8 बजे बाद भी खुलेआम धड़ल्ले से शराब बिकती है। जिम्मेदारों के दावों के बीच हकीकत यह है कि किला रोड स्थित शिव मंदिर के पास शराब की दुकान को स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर बंद करवाई। यहां रात को पुलिस की गश्त भी होती है और आबकारी विभाग के अधिकारी भी यहां से गुजरते हैं, लेकिन कोई अधिकारी इन दुकानों को बंद करवाने की जहमत नहीं उठा रहा है। राजस्थान की धौलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35,000 के इनामी डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के गूगस गांव से गिरफ्तार किया है। तो वहीं पुलिस ने डकैत के कब्जे से 2 राइफल, पचफेरा, 315 बोर और 103 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें कि हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा डकैत साल 2017 में पैरोल से छूटकर फरार हुआ था। डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का के फरार होने के बाद करीब 1.5 दर्जन संगीन वारदातों को अंजाम दिया है। डकैत ने अपने सहयोगियों के साथ राजस्थान सरकार के केंद्रीय मंत्री रमेश मीणा और बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। फिलहाल पुलिस डकैत से पूछताछ करने में जुटी हुई है।
चलाए जा रहे नशे मुक्त डांग नशे मुक्त बीहड़ अभियान के तहत आज एक और महत्वपूर्ण सफलता धौलपुर पुलिस के अपने हाथ लगी है। इसमें प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों में शुमार नंबर 6 पे जो जिसका नाम है धर्मेंद्र और लुक्का गुजर, उसको जो है मध्य प्रदेश जौरा के गांव गूगस से गिरफ्तार कर पाने हमारी टीम सफल हुई है। पूरी टीम का जो है मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इन्होंने बहुत सारी मेहनत की है। लगभग 15 दिन तक जो है टीम वहाँ बनी रही और जो भेष बदल कर उन्होंने रेकी की, वहाँ पर पूरे गांव का पता किया। पूर्ण रूप से जब सूचना पुख्ता हो गई उसके बाद में जो है टीम ने पूरे क्षेत्र को, पूरे गांव को कोऑर्डिनेट करके और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। बीकानेर में पिछले दिनों बज्जू पुलिस थाना क्षेत्र में बदमाशों के खौफ के चलते एक परिवार के नहर में कूदने के मामले में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने जांच की मांग की है। देवी सिंह भाटी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीकानेर आईजी जोस मोहन और जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम से मिले और उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आईजी ने भाटी को सकारात्मक आश्वासन देते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। अंदर राइका समाज के मक्काराम और किसी का आपस में देन लेन का झगड़ा था, पर उसको मारने की नियत से गाड़ी से पीछा करके फायर करके इतना दहशत फैला दी कि आखिर में उसको पक्की सड़क छोड़कर और नहर के पटड़े पर चलना पड़ा और फिर फायर किया तो आखिर वो परिवार समेत सारे वो महिलाएं और बच्चे नहर में कूद गए। उसको मुश्किल से उस मक्काराम राइका ने बचाया। अब सवाल ये उठता है कि घटना हो गई, जांच का विषय पुलिस का है और पुलिस ही मिलते ही मक्काराम को कहा कि ये तो सब तेरी कहानी रची हुई है। कौन अपने बच्चों को धक्का दे के वहां फेंक दे, फेंक भी दे तो वापस बचाता था नहीं। तो ये मेरा पुलिस अधिकारियों से कहना था कि आप इसकी निष्पक्ष जांच करो। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हम बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेंगे। भरतपुर से वल्लभगढ़ और अलवर जाने वाले यात्रियों के लिए रोडवेज बस की यात्रा की सुविधा शुरू कर दी गई है। राजस्थान रोडवेज ने ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों की सुविधा के लिए अलवर और वल्लभगढ़ के लिए बस शुरू करने की तैयारी की है। अनलॉक 2 में लोगों की सुविधाओं को देखते हुए कई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में रोडवेज बसों के मार्गों में विस्तार किया जा रहा है। से वल्लभगढ़ के लिए 8:15 पे एक बस लगाई है और वल्लभगढ़ से वही बस 15:30 में वापस चलेगी। दूसरी बस अलवर के लिए लगाई है जो भरतपुर से 8:30 चलेगी और अलवर से वही बस वापस 12:50 में रिटर्न होगी। इसमें टोटल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। यात्रियों से मास्क पहनाने अनिवार्य है और बसों को लगातार सैनिटाइज कराया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता है। भरतपुर के नदवई में मौसेरे भाइयों में पुराने विवाद को फायरिंग हो गई। साथ ही बीच बचाव में आए लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद पीड़ित पक्ष के परिजनों ने दूसरे पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों की तलाश कर रही है। मोटरसाइकिल पर हमने गांव से बाहर हम घेर लिए 8-10 जने। बबली, गुड्डू, गब्बड़, दीपक, सत्तो, चंदो, मेदी, यदवीर, उत्तम लोग थे। फिर क्या है उन्होंने फायरिंग चालू कर दी। मैंने पकड़ने की कोशिश की तो इसमें लगी जब मैं बेहोश हो गया। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर में मौत और उसके बाद उसके पैतृक गांव सांवरवाद में हुए दंगों के मामले में
सीबीआई की ओर से जोधपुर की सीबीआई विशेष मामले की कोर्ट में आनंदपाल की बेटी योगिता सिंह और वकील एपी सिंह सहित कुल 24 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई है। इस मामले में प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सीबीआई जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि कई ऐसे लोग राजपूत समाज के हैं जो कि मौके पर थे ही नहीं, फिर भी उनके नाम चार्जशीट में डाल दिए गए हैं। इनमें महावीर सिंह भी शामिल हैं। खाचरियावास ने कहा कि इस प्रकार जांचों से सीबीआई की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। समाज के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आनंदपाल की हत्या हुई है। प्रकरण की जांच की मांग को लेकर लोगों ने बड़ा जन आंदोलन चलाया। अब सीबीआई जांच में उन आंदोलनकारियों को ही निशाना बना रही है जो कि सरासर गलत है। की जांच हुई, मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहूंगा कि इसमें बड़ी आश्चर्यजनक बात है, कुछ लोगों का तो ऐसा नाम आया जो मौके पर थे ही नहीं वहां। उस दिन जो लोग जयपुर में थे या कहीं और थे वो तो पता चल जाएगा। तो सीबीआई ने इसका जांच की नहीं। ये पॉलिटिकली आप राइवली नहीं निकाल सकते, किसी से दुश्मनी नहीं निकाल सकते। पॉलिटिकली ऐसा लगता है इस केस को पॉलिटिकली दिमाग बना रखा था पहले से बीजेपी के लोगों ने कि एनी हाउ इनको फंसाना है, इसलिए जांच हुई नहीं। आनंदपाल का एनकाउंटर तो कर दिया, सही है, और इन लोगों को बता दिया कि इन्होंने हंगामा किया, ये तोड़ दिया। पुलिस के साथ पुलिस की एसपी ने बयान दिया उस वक्त कि इन लोगों ने मुझे बचाया भीड़ से, और उन्हीं लोगों को आपने मुलजिम बना दिया। और उसमें एक मुलजिम जो नाम आया महावीर सिंह सरवड़ी, वो तो वहां थे ही नहीं मौके पर। इस तरह के कई नाम है जो वहां थे ही नहीं, कंफर्म है। इसलिए सीबीआई की इस जांच में तो सीबीआई की जो एक लोगों में रेपुटेशन है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। और मेरा मानना है कि केंद्र सरकार को, बीजेपी के लोगों को बड़ा दिल रखना चाहिए। इस तरह से जो सामाजिक नेता आंदोलन करते हैं न्याय दिलाने के लिए, तो आनंदपाल एनकाउंटर में जिन लोगों ने आंदोलन किया आनंदपाल के परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उनको जो फंसाया गया वो गलत। लोक संस्कृति व परंपराओं के विविध रंगों से सजे उत्तराखंड में अब कई लोक विधाओं का ताना बाना धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर है। ऐसी ही पहाड़ में खेती से जुड़ी एक लोक संस्कृति, खेतों में हुड़के की थाप पर गीत संगीत के बीच धान की रोपाई की जाती थी, वो अब विलुप्त होने की कगार पर है। जी हाँ, हुड़का एक प्रकार का वादन होता है। हुड़का बोल की शुरुआत जहाँ खेतों में भूमि देवता के आह्वान से होती है, फिर ये लोग गीतों की मस्ती में डूब जाते हैं। हुड़के की हर नई थाप लोग गीतों के बोल धान की रोपाई कर रही महिलाओं में एक नया जोश और उमंग पैदा करते हैं। धीरज से उस कार्य को अंजाम देने का एक तरीका था, क्योंकि हमारा परंपरागत झोला चादरी बैर भगनौल जो है हमारे ट्रेडिशन में है, तो हमारी खेती भी उसे अछूती नहीं रही है। तो जब हम बैलों की जोड़ी के साथ खेतों में रोपाई करने जाते हैं, तो ये जो हमारे हुड़किया बोल है, हुड़के की थाप में जो चाचरी वो एक व्यक्ति उसे कह रहा है, तो उसको रिपीट कर रही महिलाएं उसी उत्साह से पौधों का रोपण भी कर रही हैं और गाने के बोलों में भी अपने को शामिल कर रही हैं। खबर उत्तराखंड के पौड़ी जिले से है, जहां जिलाधिकारी ने फ्लोरीकल्चर को स्थापित करने के लिए इसकी शुरुआत कर दी है। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर इस परियोजना के मॉडल को पूरे जिले में लागू करने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इसमें उद्यान विभाग की मदद ली जा रही है और किसानों को पॉली हाउस तकनीक से जोड़कर एग्रीकल्चर के साथ साथ फ्लोरीकल्चर की खेती के भी गुर सिखाए जा रहे हैं। गुलदस्ते का ग्राम्य के साथ हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने क्या किया कि फ्लोरीकल्चर को प्रमोट करने के लिए तो ग्राम्य को हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से बीज उपलब्ध कराए। लेकिन अब अगले फेज में पूरे जनपद में हम अपने डिस्ट्रिक्ट प्लान से लगभग 1000 पॉली हाउसेस हमारे जनपद के समस्त किसानों को जो इच्छुक होगा उनको देने जा रहे हैं। और जो 1000 पॉली हाउसेस हम लोग देंगे वो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच हमारा रहेगा। ये नहीं कि हम इंडिविजुअली किसी को देंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसमें गांव के गांव या पूरा ब्लॉक हम उसको सैचुरेट करें। उत्तराखंड के सभी जिलों से नैनीताल पहुंची आशा कार्यकर्ताओं ने तल्लीताल गांधी पार्क में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर कोविड-19 के दौरान आशाओं को उचित सुविधाएं न देने और शोषण का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बिना मानदेय के उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन में भी सारे काम आशाओं से करवाए, बावजूद इसके उन्हें वेतन नहीं दिया गया।
हम लोगों की जो मांग थी, हमारी मांग ये थी कि हम 3 महीने से कोविड का काम कर रहे थे लगातार, और उसमें भी हमें कोई सुविधा इतनी अच्छी तरीके से नहीं दी गई थी। तो जब ये फरमान आया कि तुम लोग गांव-गांव में जाकर सारे जो खांसी जुकाम बुखार कुछ भी है 60 के ऊपर के लोग जो है 10 साल से नीचे के हैं, जो उस काम को भी आप करोगे, और उस काम को करने के लिए पैसे की कोई बात नहीं हो रही है। पैसा तो हमने ये कहा कि हम काम करेंगे, लेकिन हमें 10,000 रुपये मासिक इस काम का दिया जाए, कोविड भत्ता दिया जाए, लेकिन सरकार ने वो तो नहीं किया, और चंपावत में हमारी कुछ आशाओं को निकाल के बाहर कर दिया गया। क्या ये इंसाफ कर रही है सरकार हमारे? संगम नगरी प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जबकि एक महिला को गंभीर घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरा मामला गंगापार के होलागढ़ थाना क्षेत्र के देवापुर गांव का है, जहां घर के परिवार के सदस्य रक्तरंजित हालत में शव मिले, तो वहीं घटना की सूचना पर मौके पर आला अधिकारी भी पहुंच गए, जहां डॉग स्क्वाड सहित फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।